और जय हिंद मित्रों, आप सभी का इस शिक्षा संवाद YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह एक YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, जबकि जूम क्लासेस पे मेरे साथ सभी विद्यार्थी जुड़कर अपनी कक्षाओं को पूरी करते हैं और अपनी कक्षाओं अपनी क्लासेस को पूरी करने के लिए जिन उद्देश्य से वो उपस्थित होते हैं उनका सब्जेक्ट होता है एजुकेशन, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका इस समय जो मैं न्याय दर्शन पढ़ा रहा हूँ, न्याय फिलॉसफी पढ़ा रहे हैं, इसको भारतीय तर्कशास्त्र भी कहते हैं, जो कि एनटीए यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट वे में आता है। बहुत से बच्चों की यहीं से क्वेश्चंस गलत होते हैं। फिर हम देखते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के जब हम लोग देखते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में भी जो है न्याय फिलॉसफी से भी क्वेश्चन आते हैं, जो कि बहुत कम लोग इसको पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो इसी पर हम लोगों ने टॉपिक पर डिस्कस किया था, जो कि इसके अंदर हम लोगों ने कल इसके कंसेप्ट के बारे में जाना था। इसका एक इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा हम लोगों ने देखा था। क्लियर, पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन देखा था। तो कल के फिलॉसफी में जब हम लोगों ने देखा था कि न्याय दर्शन की जब हमने बात करी थी, तो न्याय दर्शन आया क्यों था, किस वजह से आया है, तो इसके आने का कारण क्या था, मैंने कल सब पूरा डिटेल से डिट्टो बताया था। मैंने पूरी की पूरी चीजें ना कल पूरी चीजें बताई थी कि नहीं बताई थी, सभी को बताओ। जी आप सर, लोगों को जी सर, जी बताया था ना। जी सर। ठीक, जब इतनी चीजें हम लोगों ने कल सर डिस्कस कर ली थी, तो यहाँ पर एक चीज और हम लोगों को देखनी होगी। क्या देखनी होगी कि यहाँ पर जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो कल इसके अनेक नाम हम लोगों ने डिस्कस किए थे। सबसे पहले बात आती है कि न्याय फिलॉसफी किसने दिया था, बताइए। गौतम ऋषि ने दिया गौतम सर। ऋषि। बिल्कुल ठीक है, गौतम ऋषि ने दिया था। जब गौतम ऋषि ने न्याय फिलॉसफी दी थी, तो इससे रिलेटेड इसमें एक कंसेप्ट भी आता है कि न्याय फिलॉसफी मुख्य रूप से किसकी मानी जाती है। न्याय फिलॉसफी के प्रणेता जो है गौतम ऋषि तो कहलाते हैं, लेकिन इसके साथ ही एक नाम और भी आता है, जो कल मैंने बताया था। क्या नाम बताया था एक, कि न्याय फिलॉसफी को न्याय दो भागों सूत्र। में डिवाइडेशन किया गया है, हाँ, बताए। प्राचीन न्याय और नवीन न्याय, हाँ, जिसमें प्राचीन न्याय और नव्य न्याय की बात करी थी। मतलब कि न्याय दर्शन को दो भागों में डिवाइड किया गया था। जब कभी हम न्याय की जी बात सर। करते हैं, तो हम लोग अमूमन रूप से ये देखते हैं कि जो समाज में न्याय होता है उसको देखकर हम मानते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय में और दर्शन के न्याय में थोड़ा सा अंतर है। सामाजिक न्याय जो होता है वो समस्या का समाधान होता है वहां पर, जबकि दर्शन के न्याय में, जब दर्शन के न्याय को हम पढ़ते हैं, तो दर्शन का न्याय जो है ये बताता है किसी भी ज्ञान के प्रमाण को बताता है कि ज्ञान को हम किस तरीके से पाए, उसके रास्ते को ये बताता है। तो दोनों में अंतर केवल इतना है कि समाज वाला न्याय क्या करता है, समाज वाला न्याय केवल समाधान बताता है, जबकि दर्शन का जो न्याय होता है वह हमें क्या बताता है, ज्ञान के प्रमाण बताता है, ज्ञान के स्रोत बताता है, कि तर्कों के द्वारा किसी चीज को आपको मानना है ना, तो तर्कों के द्वारा ही हमें मानना चाहिए, ऐसे ही नहीं मान लेना चाहिए। क्लियर, कल न्याय के हमने कितने नाम बताए थे, नाम बताइए। इसको और किन किन नामों से जानते हैं हम लोग। ए, हाँ, अन्वीक्षिका, अन्वीक्षिका या अन्वीक्षा का अर्थ कल आपने पूछा था ना, कि अन्वीक्षिका या अन्वीक्षा का जी मतलब सर। क्या होता है। अन्वीक्षा का और अर्थ हेतु होता विद्या है बोलते हैं। प्रत्यक्ष रूप से, मतलब किसी भी चीज के प्रत्यक्ष के द्वारा जब कोई ज्ञान उपलब्ध होता है उसको अन्वीक्षिका कहते हैं। क्लियर, यहाँ पर अगर आप जी देखिए सर। अन्वीक्षिका का और अर्थ देखना चाहेंगे, तो उसमें लिखा होगा कि तर्क के द्वारा किसी विषय का जो हम अनुसंधान करते हैं ना, जो खोज करते हैं, उसी को अन्वीक्षिका बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसी को, अन्वीक्षिका बोलते हैं, कि शोध करके कोई नई चीज जी को सर। हम निकालते हैं, प्राप्त करते हैं, तो उसको अन्वीक्षिका कहा जाता है। ये वर्ड आ सकता है कि अन्वीक्षिका जो है किस दर्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप बता सकते हैं कि अन्वीक्षिका शब्द का प्रयोग हम न्याय फिलॉसफी के लिए मुख्य रूप से करते हैं। कल हम लोगों ने ये बताया था कि न्याय सूत्र रचना किसकी है, न्याय सूत्र न्याय रचना सूत्र किसकी है, रचना बताइए। गौतम जी। गौतम ऋषि। गौतम ऋषि गौतम की ऋषि। है। जब यहीं पर गौतम ऋषि के साथ साथ एक नाम और आता है गंगेश उपाध्याय जी का, तो उनकी गंगे रचना का नाम क्या है, जी सर। तत्व चिंतन। इन्होंने तत्व हाँ चिंता
तत्व तत् चिंतामणि की बात आती है। लेकिन इसी के साथ कल हमने कुछ और भी नाम लिए थे, जैसे वात्स्यायन का नाम लिया था। तो वात्स्यायन की रचना क्या होगी? लिख लीजिएगा, वात्स्यायन की रचना जो है वो न्याय भाष्य है। क्या है आपकी? न्याय न्याय भाष्य। ये किसकी? वात्स्यायन की। ठीक है, ये किसकी? वात्स्यायन की है। ठीक, वात्स्यायन की है ये तो आपकी न्याय भाष्य। वहीं पर हम देखेंगे कि न्यायवर्तिका जो है, फिर देखेंगे ओतक का न्यायवर्तिका जो होती है। न्यायवर्तिका अगर पूछा है कि न्यायवर्तिका किसकी है, न्याय, ये सब प्रश्न जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ये किसकी है? उद्योतकर की। ठीक, उद्योतकर की रचना जो है, उद्योतकर की रचना क्या होना, न्यायवर्तिका है। वहीं पर जब कभी हम लोग देखेंगे वाचस्पति मिश्र जी की पूछी जाएगी तो उनकी है न्यायवर्तिका तात्पर्य टीका। क्या है उनकी? न्यायवर्तिका तात्पर्य। ठीक है, न्यायवर्तिका तात्पर्य टीका है। ठीक है, टीका ये किसकी है? ये वाचस्पति मिश्र की है। किसकी है आपकी? ये वाचस्पति मिश्र की है। वाचस्पति मिश्र जी की है। तो ये किताबों के ये राइटर्स के नाम टीका अलग है। क्या चीज? टीका अलग है कि उसी में? मतलब सर टीका है ये कि ये टीका है कुल मिला के। न्यायवर्तिका तात्पर्य पूछा जाएगा तो आप ये बताएंगे। ठीक है, एक आता है आपका, एक और भी इससे संबंधित आता है, न्यायवार्तिक तात्पर्य परिशुद्ध। क्या आता है? उसको भी लिख लेते ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। लिखेंगे न्याय, ठीक, न्यायवार्तिक, ठीक, आपका आएगा न्यायवार्तिक तात्पर्य परिशुद्ध। तात्पर्य ठीक, न्यायवार्तिक तात्पर्य परिशुद्ध जो है ये किसकी रचना है? ये रचना है उदयन की। किसकी है? उदयन की है। ठीक है, ये उदयन की है। फिर इसके बाद और भी अगर हम देखेंगे न्याय कुसुमांजलि। ठीक है, न्याय कुसुमांजलि जयंती की जो है न्याय मंजूरी है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे, क्लियर है यहां पर इतनी? ठीक है, अब उदयन की एक और रचना का नाम है, उदयन की एक रचना और है। पहली तो ये है, और उदयन की दूसरी रचना का नाम जो है वो है न्याय कुसुमांजलि। क्या नाम है? न्याय ठीक, न्याय कुसुमांजलि है आपकी। ठीक है, क्लियर है यहां पर? बताइए। जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है, अब यहाँ पे एक आती न्याय मंजूरी आती है। क्या आती है आपकी? न्याय मंजूरी। ठीक, न्याय मंजूरी आती है। तो न्याय मंजूरी किसकी रचना है? ये साथ में ही लिखा है ना, न्याय मंजूरी एक साथ में लिखा है। तो न्याय मंजूरी जो है ये है आपकी जयंत की है। किसकी है आपकी? जयंत की। ठीक है, ये जयंत की रचना है। तो इतने लोग जो है एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाएगा तो एग्जाम में आप बताने के लिए एकदम कंप्लीट कि न्याय फिलॉसफी से आपके अगर बुक्स राइटर्स ने पूछ ली गए तो आपका सवाल यहां से गलत नहीं होना है। क्लियर है यहाँ पर? इतनी चीजें बताइए। जी सर, सर। क्लियर? अब यहाँ पर जब इतनी चीजें हम लोगों ने बात कर ली तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सभी दर्शन जो है अब यहाँ पर मैंने बताया था प्राचीन न्याय बताया था और नव्य न्याय बताया था। दोनों में अंतर या डिफरेंस क्या बताया था मैंने? बताइए आप लोग।
सर 12वीं शताब्दी के पहले जो आया था वो प्राचीन न्याय था, और 12वीं शताब्दी के बाद जो आया था वो नव्य न्याय था। और प्राचीन न्याय गौतम ऋषि ने दिया था और नव्य न्याय को गंगेश उपाध्याय ने। और इसमें पदार्थों को विशद व्याख्या की गई है जो तत्व मीमांसा में मानते हैं, और इसमें प्रमाण को मानते हैं नव्य में। बिल्कुल। और अब यहाँ पे जब इतनी चीजें अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये कहता है कि जो प्राचीन नव्य था, प्राचीन मीमांसा जो थी या प्राचीन न्याय जो था, प्राचीन न्याय का जो प्रारंभ था वह प्रमाण मीमांसा से तो होता है, लेकिन उसका मेन एम क्या होता है, मेन लक्ष्य होता है मुक्ति। क्या होता है, मेन लक्ष्य होता है मुक्ति। इस प्रकार प्रमाण मीमांसा न्याय प्राचीन न्याय में केवल साधन है। क्या है, केवल यहाँ पे साधन बताया है इसको। हाँ सर, ये बताया साधन बताया। जबकि नव्य न्याय की बात करेंगे तो नव्य न्याय जो होता है इसमें सब कुछ प्रमाण मीमांसा है। क्या है, सब कुछ साध्य, हाँ, सब प्रमाण, प्रमाण मीमांसा है आपका। ठीक, सब कुछ प्रमाण मीमांसा मतलब कि साधन साध्य सब कुछ यही है। मतलब कि कुल मिला के यहाँ पे साधन और साध्य प्रमाण तीनों, ये दोनों ही चीजें हैं, ये सब कुछ इसी नव्य में है। चाहे प्रमाण हो, चाहे साधन हो, चाहे साध्य हो, सब के सब इसी चीजें से रिलेटेड है। कल हम लोगों ने आत्मा संबंधी परिचर्चाएं भी करी थी। तो जब आत्मा संबंधी परिचर्चाएं करी थी तो इनके टोटल 12 क्या चीजें मैंने बताई थी, आप सभी को बताइए। प्रमेय बताए थे 12 प्रमेय। हाँ, प्रमेयों की संख्या टोटल हमने 12 बताई थी, जिसमें सबसे पहले आत्मा थी। आत्मा के बारे में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, डिस्कस हाँ, हम लोगों ने। जी सर। तो वो पूरी क्लियर है कंसेप्ट वहां का कि आत्मा क्या होती है, आत्मा के बारे में पूरी कहानी हम लोग को क्लियर है। हाँ, इनके अकॉर्डिंग आत्मा निर्गुण है, निष्क्रिय है। और मतलब आत्मा एक तरीके से इन्होंने आत्मा को चेतना नहीं माना है, जैसे सांख्य और वेदांत में माना जाता था। बिल्कुल, इन्होंने आत्मा को अजर अमर तत्व कहा है, क्योंकि वो मरती नहीं है और आत्मा बहुत मतलब इन्होंने एक तर्क क्या दिया था। हाँ बोलिए नेहा जी, बोले। सर, इसमें जो चौथा पॉइंट है अर्थ, जैसे आत्मा जब शरीर और इंद्रिय से मिलती है तो वो अर्थ प्राप्त करती है, तो अर्थ का मतलब क्या होगा? अर्थ का मतलब कार्य करने लगती है। हाँ, यहाँ पर कल मैंने जब कंडीशन बनाई थी तो वहां पर यह 4 क्रम जो सबसे पहले क्रम बताए थे, क्रम के आधार पर ही हम लोग बात करे थे उसमें कल ना। तो उस पर हम देखते हैं जरा क्या था। ठीक है, तो इसमें कल मैंने क्या किया था, सबसे पहले आत्मा के गुण की बात करी थी ना, तो आत्मा के बारे में पूरी बताई थी। उससे पहले आप पूछना चाह रहे कि जो 12 प्रमेय बताई थी, 12 प्रमेय में सबसे पहले आत्मा आती है, आत्मा के बाद जो शरीर आता है, शरीर के बाद आपकी इंद्रियां आती, इंद्रियों के बाद अर्थ की बात करी थी। किसकी बात करी थी? अर्थ की बात। तो मतलब यहाँ पे जब आत्मा है, आत्मा जो है क्या है, यहाँ पे चेतन अवस्था में, शरीर जो है जड़ है। जब शरीर जड़ का मतलब जो स्थिर है, ठीक है, लेकिन जब उसमें आत्मा प्रवेश करती है तब उसमें इंद्रियों का प्रवेश होता है। जब इंद्रियों का प्रवेश होता है तब उसमें अर्थ की उत्पत्ति की। अर्थ का मतलब होता है कार्य करना, कि हमें कार्य करना। अब कार्य करने के लिए उन्होंने कहा कि कार्य करना है तो कैसे करोगे, तो बुद्धि का प्रयोग करो। बुद्धि का प्रयोग जब करोगे तो बुद्धि के प्रयोग के समय मन आपका वहां पर आएगा, मन सही है गलत के बारे में बताएगा। फिर उसमें प्रवृत्तियां आएंगी, प्रवृत्तियों से फिर दोष आएगा, दोष से प्रेत्य भाव आएंगे, प्रेत्य भाव से हमें फिर फल की प्राप्ति होगी। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल मिलेगा। फिर इसके बाद दुख आएगा, दुख के बाद इन्होंने मोक्ष बोला है, जिसको हम लोग अपवर्ग बोलते हैं। मोक्ष मतलब दर्शन में जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा, एक प्रश्न पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि दर्शन में मोक्ष को किस नाम से जानते हैं। जैसे विज्ञान की भाषा में हम रोशनी, प्रकाश, रोशनी को या लाइट को या बिजली को हम प्रकाश शब्द से इस्तेमाल करते हैं ना, उसी प्रकार जो है मोक्ष को भी अपवर्ग शब्द के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्लियर है? बताइए, आत्मा के कल हमने कितने गुण बताए थे?
गुणों की संख्या। आपसे छह गुण। नंबर नहीं पूछेगा, आपसे केवल पूछेगा कितने नंबर है, है आप संख्या नहीं पूछेगा। 6। आत्मा के गुण कितने कल बताए थे महर्षि 6 गौतम बताए के थे द्वारा? सर, 6 बताए थे। 6 बताए थे हम छह लोगों ने। सर बताए ठीक है, 6 बताए थे। 6 जी। 6 के नाम बता सकता है कोई? यस सर। हाँ सर। बताओ। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान। सुख दुख ज्ञान हो जाएगा। तो ये आत्मा के 6 गुण बताए थे यहाँ पर, हम लोगों ने देखा था। तो कल यहाँ पर हम लोगों ने इतनी चीजें पढ़ी। फिर इसके बाद कल हम लोगों ने एक सत्कार, वो जगत के बारे में बात करी। जगत के बारे में कार्य काल सिद्धांत की बात जब हम लोगों ने करी थी, तो कल हम लोगों ने देखा था कि सांख्य दर्शन में कार्य काल सिद्धांत को क्या कहते हैं, वेदांत दर्शन में कार्य काल सिद्धांत को क्या कहते हैं, और हम लोग बौद्ध दर्शन में कार्य काल सिद्धांत क्या कहते हैं। बताओ सर, नेहा बताएगी हम लोगों को कि सांख्य में क्या कहा जाता है, इसको कार्यकाल सिद्धांत को। सर सांख्य में सत्यकारवाद कहते हैं, वेदांत में विवर्तवाद कहते हैं, बौद्ध में प्रतीत समुत्पाद कहते हैं, प्रतीत, और जैन में स्यादवाद कहते हैं। स्यादवाद कहते हैं। कुल मिला के यहाँ पर सब चीजें, यहाँ पर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपसे ज्यादा डीप नहीं पूछेंगे। जितना डीप हम पढ़ा रहे हैं, ये डीप केवल इसलिए पढ़ा है ताकि आप कहीं पर भी इंटरव्यू में दोबारा आपको फिर से किताबें या फिर से आपको बैठकर पढ़ना ना पड़े। सभी नॉलेज अभी लेते जाओ, ठीक है। फिर जब हम लोग को आगे बढ़ने की अभी समय है हम लोग के पास, तो डीप में पढ़ ले रहे हैं, क्योंकि फिलोसफी एक ऐसी चीज है जो डीप में बिना पढ़े समझ में नहीं आनी है। और सब चीजों को ट्रिक से तो समझा दे जाएंगे, लेकिन फिलोसफी को ट्रिक से नहीं समझा पाएंगे। तो कल इतनी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईश्वर संबंधी परिचर्चाएं पे। मतलब कुल मिला के अगर हम देखेंगे, ईश्वर संबंधी परिचर्चा करेंगे तो सविता सिंह बताएंगी कि ये तत्व मीमांसा के अंतर्गत इसको क्या कहते हैं। ऑन्टोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, थियोलॉजी, बताइए सविता सिंह जी। ईश्वर संबंधी परिचर्चा करेंगे तो क्या कहेंगे इसको? इन्होंने भी ईश्वर को माना है? नहीं, हम पूछ रहे हैं जैसे ईश्वर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? ऑन्टोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, थियोलॉजी, कॉस्मोगॉनी, ये सब पढ़ा था ना हम लोगों ने। सर थियोलॉजी में आता है। हाँ, थियोलॉजी जो है ईश्वर संबंधी परिचर्चा की बात हम करेंगे। और कॉस्मोलॉजी में जो अभी जगत के बारे में हम लोगों ने बात की ना, वो कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड आपकी आ जाएगी। सृष्टि रचना के बारे में जो बात करते हैं हम लोग। सर बोले। सर ये जो आप कल पॉइंट में असत्कार्यवाद का आप बताए थे, उसे एक बार फिर से बता दीजिए। असत्कार्यवाद, सबसे पहले सत्कार्यवाद के बारे में जानेंगे, तभी असत्कार्यवाद के बारे में हम लोग समझ पाएंगे। सबसे पहले सत्कार्यवाद आप बताइए, फिर असत्कार्यवाद आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर छिपा रहेगा। बोले। सर जो पहले से ही कार्य में छिपा हो उसका कारण। ठीक है। अब जैसे कार्य छिपा हो, तो कहने का मतलब कल मैंने एग्जांपल जो बताया था कि तिल है, तिल में क्या चीज छिपा रहेगा? तेल पहले से ही तिल में छिपा है। क्लियर? तो ये सत्कार्यवाद की कहानी। लेकिन असत्कार्यवाद क्या कहता है? असत्कार्यवाद कहता है कि जैसे मतलब इन्होंने कहा है कि तिल से जो आप मतलब इसमें सत्कार्यवाद में कहा है कि तिल से तेल जो बन रहा है, हमने तेल शब्द जो यूज कर लिया। असत्कार्यवाद कहता है ये गलत है भाई। जो तिल पहले भी था और पिसने के बाद भी वो तिल ही तो कहलाएगा, उसके केवल रूप में परिवर्तन हो रहा है, आप उसके नाम में क्यों परिवर्तन कह रहे हो? तो यही कहता है, इसीलिए इसको असत्कार्यवाद कहा है। इसने जैसे कहा कि घड़ा अथवा तेल एक नई उत्पत्ति है, इसके अनुसार मतलब इनके अनुसार, असत्कार्यवाद के अनुसार इन्होंने कहा कि यदि कार्य पहले से कार्य में विद्यमान है तो कार्य की उत्पत्ति हेतु प्रयत्न करने की आवश्यकता ही क्या है? वो तो कार्य तो स्वतः अपने आप हो जाएगा। इसलिए ये कहते हैं कि उसे नया नाम देने की आवश्यकता नहीं है, जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। ठीक। तो इन्होंने एक रीजन और निकाला, इन्होंने एक अपना एक तर्क दिया। असत्कार्यवाद वालों ने बोला कि तब कार्य और कारण का प्रयोजन भी एक ही होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। इसलिए कार्य और कारण का रूप भी अलग होता है। अतः इससे सिद्ध होता है कि असत्कार्यवाद उचित सिद्धांत है।
ठीक है। असत्कारवाद का कहने का मतलब है जब दो लोग अलग अलग चीजें उत्पन्न दोनों के नाम अलग अलग है तो दोनों के कार्य भी अलग होंगे। जब दोनों के कार्य अलग है तो दोनों के एक कैसे मिला दे रहे हो आप। तो यही इनकी कहानी थी इसमें, कल वाले में। समझ में आया कि असत्कारवाद क्या होता है। सर मान लीजिए कोई असत्कारवाद पूछता है तो उसे वन लाइन में डिफाइन कैसे करेंगे कि यह उचित सिद्धांत है। असत्कारवाद में आप इस तरीके बताएंगे कि असत्कारवाद कहता है कि यदि किसी एक वस्तु से आप एक एग्जांपल देंगे कि कोई एक बीज है, बीज से जो पेड़ बनता है, पेड़ से जो फल निकल रहा है उसको फल ना कहिए, वो बीज ही कहिए कि वह बीज ही है। तो ये असत्कारवाद की कहानी है। असत्कारवाद मतलब उसके नाम में मूल परिवर्तन नहीं चाहता है। सर मतलब लेकिन उसके सर कल भी मूल रूप को ही बताना है। हाँ, मूल रूप को हाँ, ही लेकिन बताना है। कल भी तो हम लोग बोलते कहाँ हैं, तिल के तेल को तेल ही तो बोलते हैं, तिल कहाँ बोलते हैं हम लोग। अपने ये सत्कार्यवाद को ही तो लेके चलते हैं कि नाम में हम चेंज कर रहे हैं। तिल अगर बोलेंगे तो दुकान वाला तो तिल देगा, तेल तो देगा नहीं। और क्या। नहीं बस बिल्कुल सर, बिल्कुल मतलब सही ऐसी है। बता रही, पूछ रही हूँ सर। मतलब सर इसको मूल रूप में ही रखेंगे असत्कारवाद में हम। हाँ, असत्कारवाद कहता है कि भैया नाम ना बदलो, जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दो। अगर नाम बदलोगे तो उसके गुण बदल जाएंगे, गुण बदलेंगे तो उसके कार्य बदलेंगे, कार्य बदलेंगे तो उसकी पद्धतियां बदल जाएंगी ना, बहुत से विभेद अंतर हो जाएंगे। तो ये असत्कारवाद की कहानी है। सत्कारवाद कहता है भैया जब हम एक कदम बढ़े, पहली कक्षा में बढ़े, पहली कक्षा से जब दूसरी कक्षा में जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा हमें ना, फिर तीसरी कक्षा में परिवर्तन होगा, तो मेरे नाम में, मेरे नाम के साथ साथ मेरा वर्चस्व बढ़ता जाएगा। जब वर्चस्व बढ़ता है तो उसी को सत्कारवाद कह दिया है। जबकि ये सत्कारवाद कहता है कि भले वर्चस्व आपका बढ़ रहा हो, नाम तो आपको वही होना चाहिए ना। कह रहे हैं मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो, जब हम हाँ, पीएचडी की डिग्री लेते हैं और बिना पीएचडी की डिग्री लेते हैं, मतलब पहले भी मेरा नाम मनोज था, अगर हमने पीएचडी कर ली तो मेरे नाम के आगे डॉक्टर क्यों लग रहा है। कह रहे हैं कि आप तो वही व्यक्ति हो तो आप अपने नाम के आगे क्यों लगा रहे हो। तो ये कहता है श्रेष्ठता जरूरी नहीं है, आपका जो मूल है वो मूल में ही आप रहना उचित समझो अपने आप को। क्लियर। लेकिन लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये उचित सिद्धांत नहीं हुआ ना। अगर हम वहीं के वहीं रह जाएं तो कहाँ हमारी आगे प्रोग्रेस होगी। इन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं, प्रोग्रेस मूल होगी, मूल इन्होंने कहा प्रवृत्ति की बात प्रोग्रेस कर करो रहे हैं। लेकिन नाम में परिवर्तन ना करो। वही चीज डॉक्टरेट मत तो लगाइए डिफाइन, आप। तो सर वो डिफाइन कहाँ होगा। जैसे हमें तो नहीं मालूम कि अगला इंसान क्या है, अगर हम मूल शंकर बोलते हैं तो वो हमें तो पता चलेगा नहीं। हाँ, तो इनकी यही इसलिए तो कहानी मैं है। पूछी कि तेल अगर बोलेंगे तो तिल बोलेंगे तो तेल थोड़ा देगा, तिल ही देगा। इसलिए मैं सर को पूछी हाँ, कहाँ से। हाँ, ठीक, उसी कुछ नहीं में होता, इसीलिए पढ़ने के लिए इसीलिए पढ़ इसको लेते हैं हम लोग। सत्कारवाद को ज्यादा ये लोकप्रिय नहीं हुआ और इसका जो है खंडन हाँ, बहुत जल्दी हो गया और इसका विनाश भी नहीं बहुत जल्दी हो सर, जाता है। नहीं सर इस पे तो मतलब जैसे आलोचनाएं जरूर की गई होंगी, तर्क बिल्कुल रखा गया होगा कि आलोचनाएं ये करी गई है, उचित उसका खंडन भी सिद्धांत। किया गया, लेकिन जहां कहीं सत्य होगा वहां पर असत्य होना स्वाभाविक है। ठीक है, तो इसलिए जब तक जी। असत्य नहीं होगा तब तक सत्य को कैसे हम परिभाषित करेंगे। एक दूसरे को परिभाषित करने के लिए सही और गलत की परिभाषाएं दी जाती हैं कि क्या चीज सही है क्या चीज जी। गलत है। अगर हम सही हैं तो हम क्यों सही हैं, अगर हम गलत हैं तो क्यों गलत है। गलत इसलिए क्योंकि जो सही चीज है, सही की परिभाषा हमारे अंदर नहीं है इसलिए हम गलत है, या हमारे अंदर सही की परिभाषा है तो गलत मेरे अंदर नहीं है इसलिए मेरे अंदर सही की परिभाषा है। मतलब यहाँ पर सापेक्षता है, दो चीजें आपस में मिलकर रहती हैं। अगर सापेक्षता ही नहीं होगी तो आप विकास नहीं कर पाओगे। ठीक है, चले हाँ अब हम लोग जी डिस्कस सर। करते हैं थियोलॉजी से रिलेटेड क्या करेंगे। ठीक, थियोलॉजी से रिलेटेड, थियोलॉजी मतलब कि ईश्वर संबंधी परिचर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि न्याय दर्शन जो होता है वह ईश्वर संबंधी परिचर्चा को ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है। मतलब कि न्याय जो होता है वह ईश्वर की बातों को मानता है और वो ऐसे ही नहीं मानता, वो सिद्ध भी करता है। वो कहता है कि ईश्वर का उल्लेख इन्होंने, अगर हम देखें तो न्याय सूत्र जो गौतम ऋषि द्वारा लिखी गई है न्याय सूत्र में मिला है। चाहे तुम कड़ाद देखे, कड़ाद ने भी ईश्वर को माना है। अब कड़ाद ने रचना किसकी करी थी बताइए, जिसको कड़ाद या उल्लूक कहते हैं, इन्होंने किसकी रचना करी थी।
मनोरमा सिंह बताइए। मनोरमा सिंह है, बताए। ये हाँ कड़ाद सर, या वो उल्लूक जो सर थे, ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, कड़ाद ने किसकी रचना करी थी बताइए। सर वैशेषिक। वैशेषिक की करी थी, ठीक है। वैशेषिक की मतलब ये कहता है कि न्याय फिलॉसफी और जो आपका वैशेषिक फिलॉसफी, दोनों ने ही ईश्वर के संबंध के रूप में स्पष्ट कहा है, दोनों ने ही माना है, ठीक है, दोनों ने ही माना है, लेकिन इसकी विशद या विशेष रूप से व्याख्या करने में ये असमर्थ है। फिर लेकिन बाद में वैशेषिकों ने ईश्वर के स्वरूप की चर्चा की तो, लेकिन आधी अधूरी करी। इसलिए शुरुआत में जब जब कभी हमने जब बेसिक फिलॉसफी पढ़ा रहे थे, बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रहे थे, तो मैंने बताया था आपको कि ईश्वर की परिकल्पना जो कुछ देर के लिए कुछ कामों के लिए न्याय और वैशेषिक यूज तो करते हैं, लेकिन उसके कुछ समय बाद ये छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद इनको इनको जो है उनकी जरूरत नहीं होती, इसलिए उनको साइड में रख के बाकी अपने काम शुरू कर देते। इस प्रकार न्याय और वैशेषिक दोनों ईश्वर को प्रामाणिकता, ईश्वर की प्रामाणिकता तो मिलती है उन दोनों में, लेकिन दोनों में अंतर केवल मात्रा का है। अब मात्रा का क्या है? न्याय जो होता है वह ईश्वर पर अधिक जोर देता है, जबकि वैशेषिक में उस पर जोर नहीं दिया जाता है। यही कारण है कि न्याय के ईश्वर संबंधी जितनी भी बातें थी, जितनी भी विचारधाराएं थी, वो भारतीय दर्शन में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, जबकि प्रमाण शास्त्र के आधार पर अगर हम देखते हैं तो न्याय दर्शन का महत्वपूर्ण अंग ईश्वर विचार है। क्या है महत्वपूर्ण? ये थियोलॉजी है, थियोलॉजी। क्यों है? क्योंकि इन्होंने ईश्वर को प्रतिस्थापित करने के लिए अनेक तर्क प्रस्तुत किए। जब ये तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं तो तर्कों को जानने के लिए इन्होंने कहा कि जब किसी भी तर्क को हम देते हैं तो तर्कों को जानने के लिए पूर्व में जो भी हमने वर्क किए हैं, पूर्व में न्याय द्वारा प्रतिष्ठापित ईश्वर के स्वरूप को जानना ही अपेक्षित होगा। तो इन्होंने कहा कि भाई ईश्वर को, इन्होंने ईश्वर को एक आत्मा कहा है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है ईश्वर को आत्मा कहा है, ठीक। आत्मा का, जब ये आत्मा कहते हैं तब ये कहते हैं कि न्याय के अनुसार आत्मा दो प्रकार की होती। कितने प्रकार की होती है आत्मा? आत्मा को दो प्रकार की बताइए। कौन कौन सी बताइए? एक जीवात्मा बताइए और एक परमात्मा बताइए। एक क्या है? जीवात्मा बताइए और एक परमात्मा बताइए। देखा, इन लोग का लॉजिक ऐसे ही उन्होंने तर्क बताया है कि कोई भी इनसे तर्क में जीत ही नहीं सकता न्याय शास्त्र से संबंधित। तो न्याय शास्त्र ने क्या कहा कि भाई ईश्वर तो है, लेकिन ईश्वर को बताने के लिए उन्होंने कहा कि ईश्वर जो है आत्मा के समान है। अब आत्माओं के इन्होंने दो तरीके से बताई, एक जीवात्मा बताया, एक परमात्मा बताया। दोनों की कहानी भी जान लो, जीवात्मा परमात्मा में अंतर क्या होगा। अब परमात्मा से आपको पहले ही समझ में आ गया होगा कि परमात्मा को ही हम लोग क्या कहेंगे? ईश्वर कहेंगे हम लोग। परमात्मा को ही हम लोग क्या कह रहे हैं? ईश्वर कह रहे हैं। मतलब कि ईश्वर, न्याय वालों ने परमात्मा को, आत्मा के जो दो डिवाइडेशन किए, दो भाग किए, उसमें से परमात्मा को ही उन्होंने ईश्वर कह दिया। तो ईश्वर जब कह दिया तो ये कहा कि फिर ये बताओ कि जीवात्मा क्या होगी। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर ने जीवात्मा से पूर्ण अपने आप को अलग कर लिया। इन्होंने कहा कि ईश्वर का ज्ञान जो है नित्य है, वह नित्य ज्ञान के द्वारा सभी विषयों का परोक्ष ज्ञान रखता है। किसका ज्ञान रखता है? परोक्ष, अपरोक्ष ज्ञान रखता है। अपरोक्ष ज्ञान में कौन कौन सा आएगा बताओ? अपरोक्ष ज्ञान में, अपरोक्ष ज्ञान में अवधि, मनःपराय और केवल्य। हाँ, अतीन्द्रिय ज्ञान जिसको बोलते हैं, ठीक है, सिक्स सेंसेस का यूज हम जहां पर करते हैं। तो यहाँ पर ये हुआ, तो यहाँ पर करते हैं। परंतु अब इन्होंने कहा कि अपरोक्ष ज्ञान का हम लोग करते हैं, जबकि हम लोग यहाँ पे जीवात्मा के बारे में बात करते हैं। जीवात्मा का ज्ञान नित्य है, आंशिक है और सीमित है। क्या है आपका? नित्य है ज्ञान। इनका ज्ञान क्या है? नित्य है। सर जीवात्मा में जगत आएगा? अभी कहा मैंने बताया जगत, अभी तो सुनिए तो पहले पूरी बात। आज जगत दोनों के लिए है, ठीक है। जगत नहीं, अगर जगत नहीं होगा तो जगत, अगर दोनों बात नहीं करेंगे तो परमात्मा रहेगा कहां पर?
आत्मा सर है, जीवात्मा को आत्मा इस मतलब संसार क्या में रहेगी मानेंगे? और संसार के लिए जगत को मानना जरूरी है। ठीक है, तो ये दोनों में ही जगत रहे। अब यहाँ पर ये नॉलेज की बात करें, इन्होंने कहा कि परमात्मा का ज्ञान हमें अपरोक्ष ज्ञान से होगा। ठीक है, अपरोक्ष ज्ञान से होगा, जबकि हमें इसका जीवात्मा का ज्ञान कैसे बताएंगे? ये कह रहे हैं कि इनका ज्ञान जब कभी हम परोक्ष करते हैं ज्ञान। तो ये नित्य होती है। ठीक है, इनका ज्ञान जो है नित्य होता है। नित्य का मतलब क्या होता है? ये सॉरी, नित्य का मतलब नित्य नहीं होगा, नित्य यहाँ पर होगा। सर हमेशा। नित्य का सर मतलब नित्य में जो हमेशा बना स्थायी। रहे, जिसका कोई हाँ स्वरूप हाँ बदले ऐसा। ही ना। अब देखिए, नित्य और अनित्य ये चीज समझ लेना है। और ये अनित्य का मतलब क्या हो जाएगा? सर जो अस्थायी हो। अस्थायी, हाँ जो बदलता रहे। अनित्य, अनित्य के साथ साथ आंशिक हो, हम्म, जो पूरा कभी हो ही ना अपने आप में, आंशिक हो, या फिर सीमित हो जो। इसीलिए कहते हैं ना, ईश्वर तो असीमित है, ईश्वर तो अनंत है, अनंता है, ना तो उसका जीवन होता है ना तो उसकी मृत्यु होती। इसलिए ईश्वर जो है अनंत होता है। अनंत कौन होगा? जो परमात्मा होगी। ठीक है, लेकिन जीवात्मा क्या होती? जीवात्मा में अनित्यता भरी होती, वह हमेशा बदलता रहता है, उसमें आंशिकता रहती है, हमेशा ज्ञान की कमी रहती है, और वह सीमित चीजों पर ही विचार करता है, असीमित तो हो ही नहीं पाता है। हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग अपने समाज को सीमित कर लेते हैं। हाँ, कुछ ही लोगों से हम बात करेंगे, कुछ ही लोगों से हम चर्चाएं करेंगे, जबकि ये कहता कि ना, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए हमारे में। हम सब लोगों को जोड़कर चलेंगे। मुक्ति पानी है, हम अकेले मुक्ति नहीं पाएंगे, हम सबको मुक्ति देंगे। ठीक है, इतनी चीज है। तो इन्होंने कहा कि ईश्वर ईश्वर जो है ना तो बद्ध है और ना ही मुक्त है। इन्होंने बोला है कि ईश्वर क्या है? ईश्वर क्या है? ना तो बद्ध है और ना ही मुक्त है। ठीक है, मतलब ये इन दोनों चीजों से परे है। परे है। ठीक, मतलब इन दोनों चीजों से इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि बंधन और मोक्ष शब्द का प्रयोग ईश्वर पर लागू नहीं होता है। किस पर? परमात्मा पर लागू नहीं होता है, लेकिन बंधन और मोक्ष जो है जीवात्मा पर लागू होता है। आपका समझ में आ रही? बंधन और मोक्ष, क्योंकि ये इनके पास सिक्स सेंसेस होते हैं, इनके पास नॉलेज हो जाता है, तो इनको किसी भी कोई इनको जो है अपने बंधन में बांध नहीं सकता। अब ऋषि मुनि अपनी तप कर रहे हैं, अब वहां पे कोई बहुत अच्छी अप्सराएं और उनको मोहित करने लगे, उनको अपनी सुंदरता से आकर्षित करने लगे। तो ये जो परमात्मा वाले जो होते हैं, जिनके पास अपरोक्ष ज्ञान होता है, वो उन सब चीजों से, उन सब उससे वो मोहित होंगे ही नहीं, वो उसके बस में जाएंगे ही नहीं। क्लियर है यहाँ तक? बताइए पॉइंट सभी को। जी सर। सर सर बोलिए मतलब बोलिए, बोलते जीवात्मा में मोक्ष की आवश्यकता मानी जाती है। हाँ, बंधन और मोक्ष दोनों चीजें ही पाई जाती हैं। और सर जीवात्मा मतलब होता क्या है? जैसे परमात्मा का ईश्वर है, जीवात्मा क्या है? हम लोग पदार्थ जीवात्मा है है, या क्या है? हम लोग तो जीवात्मा जीवात्मा है। हम मनुष्य लोग तो क्या है? होगा, मनुष्य सीमित तो है, हाँ जीवात्मा वही है। लोग आंशिक तो है, है जीवात्मा। अनित्य है। ठीक है, हम लोग क्या है? सीमित मन है, आंशिक है और अनित्य है। हम लोगों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का नॉलेज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है ना। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, हम सीमित से कुछ कुछ चेंजेस आगे तक होता है। बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक हम लोग अनित्य हैं, हम लोगों में परिवर्तन हो रहा है, हम लोग आंशिक रूप से ज्ञान को पा रहे हैं, आंशिक ज्ञान। हम लोग सीमित चीजों को ही प्राप्त कर पा रहे हैं। अब धीरे धीरे सीमित से असीमित की ओर बढ़ रहे हैं ना। असीमित कब हो जाएंगे? जब हमारे पास अथाह ज्ञान हो जाएगा हम लोगों के पास। और अथाह ज्ञान होने के लिए सिद्धि की आवश्यकता होती है। सिद्धि कैसे? जैसे जैन महावीर स्वामी ने प्राप्त किया, बुद्ध जी ने प्राप्त किया, हजरत मोहम्मद साहब ने प्राप्त किया। तो इन सब लोगों ने जो है सत्य ज्ञान की प्राप्ति करी थी इन्होंने। क्लियर है? अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि ईश्वर, अब यहाँ पे आवाज सभी को क्लियर आ रही है? बताएं आप सब लोग। क्लियर है। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। ठीक, तो चलिए, अब यहाँ पर जब हम लोग न्याय फिलॉसफी में जब आत्मा की बात कर रहे हैं, ईश्वर जीवात्मा और परमात्मा की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में अब देखिए, दोनों में कैसे भिन्नता है, दोनों में कैसे अलगाव है, ये देखना चाहते हैं। अब ये कहा गया कि
जो जीवात्मा होती है, जीवात्मा जो कार्य करती है, उनके कार्यों का मूल्यांकन कौन करता है? तो उनके कार्यों का मूल्यांकन उनके पिता तुल्य सिद्ध करते हैं, जो उनको जो है जज हमारे घर के कामों को कौन इवेल्युएट करता है? हमारे माता पिता करते हैं ना। तो उसी प्रकार जो परम पिता परमेश्वर जो होते हैं जीवात्मा के कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। तो जीवात्मा के प्रति वही व्यवहार रखा जाता है जैसे जैसा व्यवहार आप एक पिता अपने पुत्र के प्रति रखता है। तो कहने का मतलब कि ये जो ईश्वर है या परमात्मा है, परमात्मा जो है जीवात्मा जितने भी काम करेगा उन कामों का मूल्यांकन जो करता है वह कौन करता है? परमात्मा करता है। किसके काम का? जीवात्मा के कार्यों का। इन दोनों में संबंध कैसा है? इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे पिता अपने पुत्र के प्रति व्यवहार रखता है, संबंध रखता है, वैसे ही जो है परमात्मा अर्थात ईश्वर भी अपने जीवात्मा अर्थात मनुष्य के लिए अपना ही वैसा ही संबंध रखता है। इन्होंने विश्व का सृष्टा, पालन करता, संहार करता सब कुछ ईश्वर को ही माना है। इन्होंने कहा कि वह विश्व की सृष्टि जो है पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, ठीक, किससे? पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि के परमाणुओं तथा आकाश, दिक्, काल तथा मन तथा आत्माओं के द्वारा की है। मतलब कुल मिलाके ये पंच तत्वों से बनाने की बात बोलते हैं। यद्यपि अगर ईश्वर की बात करें तो ईश्वर जो है सीमित नहीं असीमित है, शक्ति सर्वशक्तिमान है। इतनी चीजें हम लोग जानते हैं। क्लियर है इतने पॉइंट यहाँ पर? यस सर। क्लियर है यहाँ पर इतनी चीजें? और सभी को बताओ। जी सर। यस सर। ठीक है, यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर होगी ना सभी को? चलो अब आगे चलते हैं। जी सर। आगे पॉइंट अब देखते हैं, आगे पॉइंट में हम लोग को क्या मिलता है इसमें। आगे पॉइंट में ये इतनी चीज जब क्लियर हो गई तो अब यहाँ पर ईश्वर संबंधित दोनों में अंतर भी समझ में आ गया। दोनों में समानताएं कैसी? समानताएं केवल इतनी है कि ये आत्मा के ही दो रूप है। जो परमात्मा अर्थात अपरोक्ष ज्ञान की तरफ जाता है उसको ज्ञान पूरा प्राप्त हो जाता है तो वह परमात्मा बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है। सबसे आवाज आ रही है? हेलो। हाँ सर, सबको म्यूट कर दीजिए। ठीक है, सब म्यूट है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आप लोगों से है कि कर्म का फल कौन देता है? शुभ और अशुभ कर्मों के बारे में कौन हमें दुख, मतलब अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो सुख देता है, बुरे कर्म करते हैं तो दुख देता है। तो ये सब काम कौन करता है? परमात्मा। परमात्मा अर्थात ईश्वर का, ईश्वर हमें देते हैं। मतलब जीवात्मा को शुभ अथवा अशुभ के कर्मों के अनुसार ही ईश्वर सुख तथा दुख देता है। कहते नहीं कि हम चाहे न्यायवानों ने ये कहा है कि हम लोग इस सृष्टि के प्रकार में चलते रहेंगे। जब इतनी चीजें क्लियर होगी तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो यही ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं एग्जाम में अगर पूछेंगे। लेकिन न्याय फिलॉसफी से जब इनके प्रमाणों की बात करेंगे तो इनके प्रमाणों से ही हम लोगों को चीजें मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इनके कुछ चीजों को माना गया है। कुछ चीजें ऐसे मानी गई हैं, इनमें कुल मिला के पदार्थ माने गए हैं। ठीक है, जो पदार्थ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यहीं से प्रश्न भी बनते हैं हम लोगों के। क्लियर? यहाँ से प्रश्न क्या बनते हैं हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसमें जो है पदार्थों की संख्या कितनी मानी गई है, किसी को पता है? पदार्थों की संख्या बताइए, किसी को पता है? नहीं पता सर। क्या बात है, ये जीवात्मा परमात्मा ही हो जाएंगे क्या? नहीं पता सर, नहीं पता। इन्होंने 16 पदार्थ माने हैं। कितने माने हैं? 16। मतलब कि इन्होंने 16 प्रमाण माने हैं। कैटेगरीज द न्याय मेटाफिजिक्स रिकॉग्नाइज 16 प्रमाण और कैटेगराइजेशन इंक्लूड्स ऑल 6 और 7 कैटेगरीज। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहता है कि 16 पदार्थ इन्होंने माने हैं, जो कि यह श्रेणियां जो है न्याय के तत्व मीमांसा से संबंधित है। अब तत्व मीमांसा के संबंधित होने के साथ इन्होंने कहा कि वैशेषिक की चीजों को भी इन्होंने अपने आप में पहले से ही जोड़ रखा है। तो वैशेषिक की सभी 6 या 7 श्रेणियां जो इनमें शामिल है प्रमेय कहा जाता है।
ठीक है, क्या कहा जाता है, प्रमेय कहा जाता है। अब देखिए प्रमेय से भी संबंधित प्रमेय हम लोगों ने कल पढ़ी थी। टोटल कितनी प्रमेय है हम लोगों में, बताइए न्याय फिलॉसफी के अनुसार। सर 12। 12। ठीक, 12 होती है। अब पदार्थों की संख्या कितनी है, 16 है। अब 16 के नाम हम लोग 16। फटाफट पढ़ लेंगे। सबसे पहले प्रमाण की बात हम लोग करेंगे, सॉरी सबसे पहले पदार्थ की बात करेंगे। सबसे पहला पदार्थ है प्रमाण। क्या है, प्रमाण। प्रमाणा है, इंग्लिश में प्रमाणा बोलते हैं, प्रमाण बोलते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आपका क्या आता है, दूसरे नंबर पे आपका बताओ, फिर क्या क्या आता है, प्रमेय आता है आपका। ठीक, प्रमेय आती है आपकी, ये आपका प्रमाण आता है। ठीक है, प्रमेय प्रमाण आता है। नंबर 3 पर जो आता है, नंबर 3 पर आपका आता है, नंबर 3 पे आपका आएगा संशय। क्या आएगा, संशय। ठीक, संशय बोलते हैं, संशय बोलते हैं। फिर नंबर 4 पर जो आएगा, नंबर 4 पर जो आता है उसको बोलते हैं प्रयोजन। क्या बोलते हैं, प्रयोजन। ठीक है, प्रयोजना बोलते हैं ना, प्रयोजना या प्रयोजन बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं प्रयोजन। ठीक है, फिर नंबर 5 पर जो आएगा, नंबर 5 पर जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग दृष्टांत। क्या बोलते हैं, दृष्टांत। ठीक है, क्या बोलते हैं, दृष्टांत। ठीक, दृष्टांत बोलते हैं। फिर नंबर 6 पर जो आता है, नंबर 6 पर जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं सिद्धांत। क्या बोलते हैं, सिद्धांत। सिद्धांत बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सिद्धांत बोलते हैं, सिद्धांत बोलते हैं। फिर नंबर 7 पर जो आपका आएगा, नंबर 7 पर जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं, अवयव। अवयव बोलते हैं हम लोग। फिर नंबर 8 पर जो आता है, नंबर 8 पर जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं तर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तर्क बोलते हैं। तर्क बोलते हैं। फिर इसके बाद नंबर 9 पर हम लोग आएंगे। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, अब 9 नंबर पे जो आपका आएगा उसको बोलते हैं हम लोग निर्णय। क्या बोलते हैं, निर्णय। ठीक है, क्या बोलते हैं, निर्णय। सभी लोग लिख रहे हैं साथ में, बोलिए कोई जी एक सर। लोग। जी सर। ठीक, निर्णय के बाद आपका आता है वाद। क्या आता है, वाद, जिसको वादा हम लोग पढ़ते हैं ना, इंग्लिश में वादा रहता है, वैसे इसको वाद बोलते हैं। ठीक है, वाद होता है। फिर इसके बाद आपका क्या आता है, वाद के बाद आता है आपका जल्प। क्या आता है, वाद के बाद जल्प आता है आपका। सभी का अर्थ अभी बताएंगे ना। ठीक है, जल्प होता है। जल्प के बाद फिर आपका आता है वितरण। क्या आता है, वितरण। ठीक है, वितरण होता है आपका। ठीक है, वितरण होता है जिसको बोलते हैं वितरण। वितरण के बाद फिर आपका आता है हेत्वाभास। क्या आता है, हेत्वाभास। हेत्वाभाषा।
ठीक, हेत्वाभाषा या हेत्वाभास बोलते हैं हम लोग। ठीक है, हेत्वाभास होता है आपका, हेत्वाभाषा या हेत्वाभारा भी कहीं बोल लिखा आता है, जिसको हम लोग अभी इंग्लिश में जानेंगे कि इंग्लिश में भी इसको क्या बोलते हैं। फिर इसके बाद 14 नंबर पर जो आता है उसको बोलते हैं छल। क्या बोलते हैं? छल। ठीक है, फिर 15 नंबर पे जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं जाति। जाति क्या होती है? जाति होती है। फिर 16 नंबर पे क्या होता है आपका? निग्रह। 16 नंबर पे निग्रह स्थान होती है। ठीक है, क्या होता है आपका? निग्रह स्थान होता है। निग्रह स्थान, निग्रह निग्रह स्थान, जिसको बोलते हैं हिंदी में निग्रह स्थान। ठीक, ये चीजें होती हैं। अब इनको एक वन वर्ड में अगर हम लोग को जानना हो तो वन वर्ड में हम लोग कैसे जानेंगे? तो इसको सबसे पहले प्रमाण को जो बोलते हैं, प्रमाण को हम बोलते हैं वैलिड। क्या बोलते हैं? वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। मतलब कुल मिला के वैलिड नॉलेज बोलेंगे हम लोग, वैलिड नॉलेज। ठीक, वैलिड नॉलेज हो जाएगा। फिर प्रमेय की बात करेंगे तो प्रमेय क्या होता है? प्रमेय में होता है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ वैलिड नॉलेज। ठीक है, यहाँ पे मीन्स होता है, मीन्स ऑफ नॉलेज होता है आपका। यहाँ पर क्या लिखेंगे? वैलिड नॉलेज होता है किसके? ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर क्या पहले वाले में मीन्स के अकॉर्डिंग हो जाएगा, वैलिड नॉलेज होगा तो यहाँ पे मीन्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैलिड नॉलेज यहाँ पर भी देंगे, वैलिड नॉलेज की बात यहां पर भी करते हैं, लेकिन ये किसके? ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ यहां पर करते हैं। ये दो चीजें हो गई, पहले प्रमाण हो गए, फिर प्रमेय हो गए। प्रमेय के बाद संशय होता है। संशय में क्या होता है? हमेशा डाउट होता है। क्या होता है? डाउट होता है यहाँ पर। ठीक है, डाउट होता है यहाँ पर, क्लियर है? फिर इसके बाद प्रयोजन में क्या होता है? प्रयोजन में हमेशा एम आता है। क्या आता है आपका? प्रयोजन में एम आता है आपका, एम आता है। फिर इसके दृष्टांत में क्या होता है? दृष्टांत में हम लोग सीधे सीधे देखते हैं। तो दृष्टांत का मतलब होता है कोई ना कोई एग्जाम्पल देखते हैं ना। एग्जाम्पल कब देखेंगे? जब कोई चीज हम देखे हुए होंगे, तो यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाएगा। एग्जाम्पल की बात हम लोग करेंगे। फिर सिद्धांत की बात आएगी। सिद्धांत में कुल मिला के सिद्धांत कब बनता है? जब आपका कंक्लूजन आता है, निष्कर्ष आता है, निष्कर्ष के बाद ही कोई ना कोई सिद्धांत बनता है। तो इसको कंक्लूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, कंक्लूजन होता है आपका। एक बार कोई एक लोग बोलो, सभी लोग लिख रहे हैं क्या? किसी की आवाज नहीं आ रही ना? यस सर, यस सर, ठीक, लिख रहा है। ठीक, ठीक। हाँ, सिद्धांत है, सिद्धांत को कंक्लूजन बोलते हैं हम लोग। कंक्लूजन बोलते हैं। हाँ, कंक्लूजन। फिर आता है अवयव। अवयव को हम लोग बोलते हैं मेंबर्स ऑफ सिलोलिज्म। ठीक है, मेंबर्स ऑफ सिलोलिज्म, जिसको बोलते हैं न्याय शास्त्र के सदस्य जो होते हैं। क्या बोलेंगे? मेंबर्स ऑफ, ठीक है, मेंबर्स ऑफ सिलोलिज्म की बात करेंगे। न्याय शास्त्र के सदस्य। हाँ, हिंदी में बोलेंगे न्याय शास्त्र के जो सदस्य हैं। ठीक है, फिर इसके आगे तर्क। तर्क में क्या होता है? इसमें लिखेंगे हाइपोथेटिकल रीजनिंग। क्या बोलेंगे? हाइपोथेटिकल रीजनिंग। ठीक, हाइपोथेटिकल रीजनिंग की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग। सर परिकल्पना करके बोलेंगे इसे। हाँ हाँ,
कल्पना या परिकल्पना। ठीक, पर- हाइपोथेटिकल परिकल्पना रीजनिंग हो तर्क? जाएगी। हाँ बोलिए, काल्पनिक तर्क बोलते हैं इसको हम लोग, अगर शुद्ध भाषा में बोलेंगे इसको बोलेंगे काल्पनिक तर्क होगा हम लोगों का। कोई ना कोई एजम्पशन बनाकर ही हम कोई ना कोई वर्क को कंप्लीट करेंगे। फिर आता है आपका आपका आता है क्या, आपका निर्णय। निर्णय में हम लोग क्या करेंगे, निर्णय में सेटलमेंट होता है। निर्णय का मतलब होता है सेटलमेंट। क्या होता है, ठीक है, निर्णय का मतलब होता है सेटलमेंट की बात हम लोग करते हैं। लिखिए सेटलमेंट, सेटलमेंट दिख रहा है। इस तरह लिख रहे हैं। हाँ थोड़ा सा और, हाँ आप बस बस, सेटलमेंट होता है आपका सबसे पहले निर्णय में सेटलमेंट होता है। सेटलमेंट फिर होती है वाद। वाद विवाद हमने बताया था ना आपको, जब उपनिषद में आते हैं तो वाद विवाद चर्चा संवाद में चीजें आती हैं तो उसको हम लोग वाद बोलते हैं। तो वाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्या करेंगे सर, ये 9वें पॉइंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? सेटलमेंट। सेटलमेंट को करना है व्यवस्थित करना। जब कभी कोई निर्णय लेते हैं, फैसला लेते हैं तो हम लोग व्यवस्थित हो जाते हैं ना, कि अब हमने फैसला ले लिया कि हमें नेट की तैयारी करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो हमने फैसला ले लिया, मतलब सेट हो गया, सेटलमेंट मेरा हो गया कि मुझे अब यही करना है अपनी लाइफ में, इसके आगे पीछे कुछ नहीं करना है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन हमें करना इसी में ही है। तो ये सेटलमेंट की बात करते हैं। फिर जल्द की बात करते हैं, तो जल्द में आती है वार्गलिंग होती सर है। वाद का क्या लिखा है? वाद का डिस्कशन, वाद का मैंने डिस्कशन लिखा है आपका, ठीक है। चर्चा परिचर्चा। ठीक है ना, वार्गलिंग होती है यहाँ पे, वार्गलिंग, ठीक है, वार्गलिंग होती है। वार्गलिंग में क्या होता है कि झगड़ा उगड़ा जिससे करते हैं ना, झगड़ों से दूर होते हैं हम लोग, तो वार्गलिंग हो जाएगी वो आपकी, ठीक है। फिर आते हैं वितरण। वितरण का मतलब क्या होता है, कैवलिंग होती है ना, क्या होता है आपका कैवलिंग, कैवलिंग होता है आपका, ठीक है। कैवलिंग आता है, कैवलिंग, कैविलिंग, ठीक है, कैविलिंग आता है आपके यहाँ पर। कैविलिंग के बाद आता है आपका हेत्वाभास। हेत्वाभास को हम फैल्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर कैवलिंग में मतलब क्या होगा हिंदी में? वितरण करना, डिवाइडेशन करना, जो अलगाव कर देना, ठीक है, ये होता है वितरण में। कैवलिंग, कैवलिंग मिस होता है आपका, ठीक। जी सर। अभी बताएंगे हर एक चीज की डेफिनेशन के साथ, आपको मीनिंग भी बताएंगे, उसका अर्थ भी बताते चलेंगे। अभी तो शॉर्ट फॉर्म में हम दिखाते जा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। फिर आता है आपका छल। छल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबलिंग। क्या बोलते हैं, क्यूबलिंग, ठीक। QUI लिखिएगा, QUIBBLING, क्यूबलिंग, ठीक है। क्यूबलिंग में क्या होता है, छल का मतलब जानते हैं ना आप लोग, किसी को धोखा देना, फ्रॉड करना, ये सब धोखा देना। छल, हाँ। जी सर। फिर होता है आपका जाति, जिसको हम जाली या जाति या सोफिस्टिकेटेड बोलते हैं ना, सोफिस्टिकेटेड रेपुटेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, सोफिस्टिकेटेड रेपुटेशन के बारे में जो हम लोग बातें करते हैं ना, लिखिए सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड, ठीक है। सोफिस्टिकेटेड बोलते हैं, सोफिस्टिकेटेड रेपुटेशन बोलते हैं ना, सोफिस्टिकेटेड रेपुटेशन, रेपुटेशन। अभी आपको ये भी बताएंगे कि आपका एनटीए वाले क्या है, आपसे कौन सा खेल खेलते हैं आपके साथ, ठीक है, आपके साथ कौन से प्रश्नों के साथ आपको परेशान करते हैं या आपसे पूछते हैं, और बच्चे सब परेशान रहते हैं कि हम लोग उसके उत्तर को कैसे दें, ठीक है। फिर आपका सब लास्ट में आता है निग्रह स्थान। निग्रह स्थान में बोलते हैं
पॉइंट ऑफ डिफीट, ठीक है, पॉइंट ऑफ डिफीट, पॉइंट ऑफ डिफीट, पॉइंट ऑफ डिफीट, ठीक है, पॉइंट ऑफ डिफीट। अब यहां पर हम लोग को मार्क कर लेना है कि हम लोग के फर्स्ट पेपर में कहां कहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्या करना है, मार्क करना है। सबसे पहले तो प्रमाण से आता है क्वेश्चन, हाँ, हेत्वाभास से भी आता है। ठीक है। प्रमाण के बाद फिर आप लगा लो यहां पर आपका हेत्वाभास से आता है आपका, फिर आपका इधर सिलोजिज्म कहां गया, ये आपका यहां से आता है, तर्क से भी आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे तर्क भी आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। कभी कभी सिद्धांत से संबंधित भी पूछ लेते हैं। कुल मिला के यहाँ पर, और ये जो प्रमेय है ना, प्रमेय से भी आता है आपका। अभी प्रमेय बताएंगे, प्रमेय में प्रमा और अप्रमा भी होता है, फिर प्रमा के 3 भाग होते हैं उसकी भी। तो बहुत बड़ा दर्शन है, इसको बताने में हमें समय लगेगा, लेकिन हम नहीं भागेंगे आगे और हम बताकर ही आगे चलेंगे। क्यों? क्योंकि इसको अगर मैंने नहीं बताया तो ये समस्या दिन हमेशा बनी रहेगी, तो उस समस्या को हल करना ही सबसे उचित होगा। तो ये आपको 1 2, फिर आपको यहाँ पर 3 4, ठीक है, और एक ये 5, ठीक है। ये 5 चीजें आपसे ज्यादा पूछी जाती हैं आपसे, ठीक है, 5 चीजें ज्यादा पूछी। सर वो दृष्टांत वाला भी पूछता है, दृष्टांत वाला एग्जाम्पल की बात करके पूछता है ना, दृष्टांत वाला। हाँ, दृष्टांत एग्जाम्पल दे के है, बिल्कुल बिल्कुल, दृष्टांत वाला ही पूछा था। सबका यूज अभी हम बताएंगे। चलिए अब 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस भी कर लेते हैं ना कि 1 बाय 1 होता क्या चीज है। क्लियर? हम एक एक चीज, सर लास्ट वाला क्या होता है? सबके बारे में बताएंगे हम। पॉइंट ऑफ डिफीट लिखा है, पॉइंट ऑफ डिफीट। सर नहीं, हिंदी में मतलब उसका क्या होता है? पॉइंट ऑफ डिफीट का मतलब होती है अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। अभी सबका अर्थ बताते हैं ना, सबका अर्थ जब बताएंगे तो ऑटोमेटिक चीजें आपके सामने क्लियर होने लगेंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब कभी हम लोग देखते हैं तो भारतीय न्याय दर्शन को जो हम देखते हैं तो उनका चरम उद्देश्य क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति पाना। अब मोक्ष की प्राप्ति को पाने के लिए इन्होंने 16 पदार्थों को कंप्लीट जो कर लेगा, 16 पदार्थों का ज्ञान जिसके पास हो जाएगा वह मोक्ष की प्राप्ति उसको हो ही जानी है। हो सकता है कि हम लोगों को इन सब का ज्ञान होगा तभी हम लोग को मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो हम लोग को लगता है तो इस जन्म में तो इस 16 पदार्थों की जानकारी हो ही नहीं सकती है। चलिए आइए 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे और बात करेंगे इस पर। कम ही समय में हम लोग 16 के 16 चीजों को आज एक छोटे से रूप में जान लेंगे, फिर कल इसके बारे में और डीप में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग प्रमाण के बारे में पढ़ेंगे कि प्रमाण क्या होता है। तो इन्होंने बोला कि प्रमाण का मतलब होता है ज्ञान के साधन, मतलब इन्होंने कहा कि ज्ञान के साधन को प्रमाण कहा जाता है। क्या कहते हैं कि ज्ञान के साधन को प्रमाण कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने और क्या कहा कि न्याय के अनुसार प्रमाण कितने माने गए हैं, इन्होंने बताओ। न्याय के अनुसार प्रमाण कितने माने हैं इन्होंने? 4 प्रमाण माने हैं ना। 4 प्रमाणों का नाम क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान। प्रत्यक्ष, देखिए सबसे पहले प्रत्यक्ष है, अनुमान है, शब्द है और उपमान है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये 4 होने। प्रत्यक्ष को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? परसेप्शन बोलते हैं आपका। फिर अनुमान को इन्फ्रेंस बोलते हैं हम लोग। फिर हम लोग उपमान क्या बोलते हैं? एनालॉजी बोलते हैं। और शब्द को क्या बोलते हैं बताइए? शब्द प्रमाण क्या बोलते हैं? वर्बल टेस्टिमनी बोलते हैं। टेस्टिमनी, हाँ, टेस्टिमनी बोलते हैं, ठीक। तो ये 4 थे। तो प्रमाण में क्या कहा गया है? प्रमाण की बातें अगर हम करेंगे और तो प्रमाण के बारे में भी और भी चीजें अगर हमें देखनी होंगी तो और क्या हम बता सकते हैं प्रमाण के बारे में? बताओ कि प्रमाण का मतलब होता है जब कभी हम अपने मन और देखने वाली इंद्रियों के द्वारा हम किसी भी चीज को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी वस्तु का यथार्थ ज्ञान करते हैं तो उसे ही प्रमाण कहा गया है,
किसे प्रमाण कहा गया? जब किसी भी चीज को कोई देते, मतलब हमने पहली लाइन क्या बोली थी, एक छोटी सी लाइन, जैसे एक लाइन में अगर आपको बतानी तो आप क्या बताओगे कि प्रमाण का मतलब होता है ज्ञान के साधन को, जो ज्ञान कोई भी चीज को नॉलेज कर रहे हैं ना, तो जैसे छू रहे हैं, इस टेबल को छू रहे हैं, तो टेबल को छूने से क्या पता चला कि हमें ये ठोस है, ये इसको मैंने छुआ बोर्ड को, ये बोर्ड क्या है? ठोस है। मतलब ज्ञान के साधन को, ज्ञान का साधन कौन है? ये बोर्ड है, ये बोर्ड क्या हुआ? साधन हुआ, तो ये प्रमाण होगा। ये क्या है? ये पेन से हम लिख रहे हैं, ये पेन से लिखना हमारा प्रमाण है, तो ये सब प्रमाण से संबंधित आएंगे। फिर दूसरा पॉइंट आता है प्रमेय। प्रमेय क्या होता है? सर स्टक बहुत हो रहा है, स्टक हो रहा है, सर स्टक हो रहा है बहुत। चलिए आवाज तो क्लियर है बट बोर्ड नहीं सर, वॉइस भी कट रही है। चलिए, अभी मेरी आवाज अब आ रही है? अब हुआ, चलो, अब क्लियर अब हुआ। देखते हैं प्रमेय की बात करते हैं। तो प्रमेय जो होता है, ज्ञान के विषय को प्रमेय कहा जाता है। मतलब जो नॉलेज, जिस टॉपिक को नॉलेज करना है, जैसे न्याय फिलॉसफी पढ़े तो न्याय फिलॉसफी एक क्या हो जाएगी आपकी? प्रमेय हो जाएगी। जैसे किसी इंसान के बारे में हम जानना चाह रहे हैं तो वो प्रमेय कहलाएगी। हम किसी रिसर्च के टॉपिक पर कोई भी डिस्कस कर रहे हैं तो वो प्रमेय कहलाती है। अब प्रमेय के अंदर ऐसे विषयों का उल्लेख किया जाता है जो वास्तविक ज्ञान का हमें ज्ञान देता है, जो मतलब जिनका वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। जब किसी भी व्यक्ति को जानना है ना, किसी व्यक्ति के बारे में जानने से पहले उसके बारे में जानेंगे उसके अंदर वास्तविक ज्ञान क्या है। जब उसकी हॉबीज को बारे में जानेंगे, उसकी डिसक्वालिटीज को, उसकी क्वालिटीज को जानेंगे, तो ये प्रमेय कहलाती है। ठीक, प्रमेय क्या कहता है कि ज्ञान के विषय को प्रमेय कहा गया है। क्लियर है? किसके? ज्ञान के विषय को प्रमेय कहा गया है। प्रमेय में अब क्या क्या चीजें आती हैं? अब प्रमेय में ही हम लोगों ने क्या 12 प्रमेय के बारे में जानते हैं ना। 12 प्रमेय में सबसे पहले आत्मा है, शरीर है, इंद्रिय है, अर्थ है। आत्मा शरीर। ठीक, तो प्रमेयों की संख्या टोटल 12 बताई गई। अब बात आती है संशय कि संशय क्या होता है, डाउट क्या होता है। तो यहाँ पर मन की अनिश्चित अवस्था को, हमारा मन हमेशा परेशान रहता है, मन हमेशा दो या दो से अधिक विकल्पों में फंसा रहता है। मैंने जब बताया था ना, अरे मन जो है जिधर देखो उधर भागता ही रहता है, करे कि ना करे, अच्छा करे कि ना करे, ये पढ़े कि वो पढ़े। तो हमेशा जब ऐसे संशय में जो फंसा रहता है, डाउट में फंसा रहता है, उसी को संशय कहा गया। मतलब कि मन की ऐसी अवस्था जहां पर कोई दो या दो से अधिक चीजें हमारे सामने आए और हम उसका फैसला ना कर पाए, तो वही आपकी ऐसी अवस्था क्या कहलाती है? संशय की अवस्था कहलाती है। तो इस अवस्था में विषय के विशेष ज्ञान उसको होता ही नहीं कि हम क्या चीज करें, तो ये संशय हो जाएगा। संशय के बाद आपका आता है प्रयोजन। प्रयोजन क्या होता है? प्रयोजन को, जैसा कि मैंने एम लिखा है, एम मीन्स होता है उद्देश्य, मतलब जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए जो कार्य किया जाता है उसे हम प्रयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम प्रयोजन कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि जिस किसी को देखकर मेरे मन में कोई ना कोई भाव उत्पन्न हो रहा है उसको पाने के लिए, तो वो आपका प्रयोजन हो जाता है। मेरा प्रयोजन क्या है? कि मुझे नौकरी मिले। आपका प्रयोजन क्या है? कि आपको सफलता मिले, आपको भी नौकरी मिले। तो हम सबका प्रयोजन क्या है? एक ही है कि नौकरी मिले। तो ये प्रयोजन, उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर आता है दृष्टांत। दृष्टांत का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल देना। अब दृष्टांत का मतलब होता है कि ज्ञान के लिए अनुभव किए गए, मतलब किसी भी नॉलेज को बताने के लिए सबसे पहले हमने कुछ खाया, खाना मुझे मीठा मीठा लग रहा है ना, तो मैंने उसको अभिव्यक्त किया। मान लो क्रिकेट, हम कहीं घूमने गए, घूमने के बाद जब उससे रिलेटेड हम मुझे कोई चीज जोड़कर बतानी हुई तो हम उसका एग्जाम्पल देते ना। कुल मिला के हमारे तर्कों को मजबूत जो बनाता है उसको हम दृष्टांत कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टांत। हाँ, या और शब्दों में अगर कहा जाए कि किसी भी चीज को हम देखकर और उससे किसी और चीज से तुलना करके हम जब फैसले तक पहुंच जाते हैं तो वो दृष्टांत कहलाता है। अभी जब आग और धुआं की बात करेंगे ना, तो आग और धुआं में आपको अनुमान में पता चलेगा कि दृष्टांत क्या होता है। कि मैंने देखा कि धुआं, कोई एक मंदिर, एक पवित्र जगह पर जो है
आग भी जल रही है, उसमें यज्ञ में कुछ लोग डाल भी रहे हैं। अब वहां पर यदि आग भी जल रही है, वहां यहाँ पर कुछ लोग मिलकर जो कुछ काम करें, मतलब कोई ना कोई धार्मिक काम कर रहे हैं। अब धार्मिक काम में हो सकता है किसी का जन्म हुआ हो उसके लिए हो रहा हो, या किसी की मृत्यु हो गई हो या तो उसके लिए हो रहा हो, लेकिन हो जरूर रहा है। तो ये दृष्टांत है जो दिख रहा है हमें। क्लियर? तो हमारे बुद्धि को, हमारे तर्क को मजबूत करती है वो दृष्टांत होता है। फिर आते हैं हम सिद्धांत की तरफ। सिद्धांत में क्या होता है? हाँ, कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता जैसे है? दृष्टांत में मान लो सपोज गाय के बारे में हमने बच्चों को बताया, तो हाँ, बच्चा समझ गया कि हाँ गाय ऐसा होता है। लेकिन जब वो कहीं दूसरे जगह जाता है और गाय को देखता है, जैसे कि नील गाय, तो उस नील गाय को उस गाय के एग्जाम्पल से वो समझता है कि हाँ ये भी एक गाय का एक प्रकार है। यही हुआ ना सर दृष्टांत। लेकिन इसमें संशय रहेगा ना, संशय उसमें आ जाएगा। ये एग्जाम्पल संशय में रहेगा, डाउट में चलाएगा, क्योंकि मन की ऐसी अवस्था है कि दोनों एक ही जैसी थोड़ी दिखाई दे रही है, दोनों में अंतर हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों में अंतर हो जाएगा तो वहां संशय हो जाएगा, डाउट हो जाएगा। दृष्टांत का मतलब होता है कि हमारे नॉलेज को जो मजबूत करता हो। मैंने एक चीज पढ़ी, एक चीज पढ़ने के बाद वो चीज हुआ, अनुभव। हाँ, ये कह सकते हैं कि अनुभव के द्वारा कोई भी चीज का जो नॉलेज होता है उसको दृष्टांत कहा जाता है। अब अनुभव कैसे होगा? हमारी इंद्रियों द्वारा होगा। जरूरी नहीं कि हमारी आंख देख रही हो तभी। स्पर्श करते मुलायम मुलायम होता है। हम देखिए लाइट चली जाए तो हम कि कोई भी चीज हमारे हाथ में पकड़ में आ जाती है तो हम पता चल जाता है हमें क्या चीज है। क्यों? क्योंकि पूर्व में उसका कोई ना कोई नॉलेज रहा होगा हमें। सांप, रस्सी और सांप में अंतर समझ में आ जाता है ना। अगर रस्सी पकड़ोगे तो रस्सी में अंतर आएगा, सांप को पकड़ोगे सांप में अंतर आएगा ना, दोनों में। फिर इसके बाद नंबर 6 पर आता है आपका सिद्धांत। सिद्धांत में होता है कि सिद्ध स्थापित सिद्धांत को मानकर ज्ञान के क्षेत्र में, मतलब कोई भी जो अनुभव के दौरान जो नॉलेज लिया है उसको हम सिद्धांत बना रहे, और सिद्धांत को मतलब उसको हम जो है एकदम प्योर चीज मान ले। प्योर चीज को मान के हम अपने नॉलेज को और आगे की ओर ले जाते हैं। जब कोई भी नॉलेज को हम लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं तो वो आपका सिद्धांत कहलाता है। ठीक है? क्या कहलाता है? या हम ये कह सकते हैं कि पहले या पूर्व में जो निर्णय लिया है उस निर्णय को आधार मान के अपने ज्ञान के क्षेत्र की ओर हम आगे बढ़ते चले जाएं, तो वही आपका सिद्धांत कहलाता है। कि हमने ये फैसला कर लिया, मेरा प्रिंसिपल ये है, मेरा सिद्धांत ये है कि मुझे अपनी लाइफ में ऐसे जीना है। अब ये सिद्धांत किसने बनाया? मैंने बनाया। क्यों? क्योंकि मैंने इसका फैसला किया है, इसलिए ये सिद्धांत में आपका आ जाएगा। क्लियर? ये पॉइंट आपका सिद्धांत की बात क्लियर हो गया। अब आता है अवयव। अवयव क्या होता है? अवयव में होता है कि अनुमान के, मतलब कह रहा कि अनुमान के अवयव को, अवयव का मतलब कोई भी चीज अनुमान लगाते हैं ना, अनुभव करने और अनुमान करने में दोनों में अंतर होता है। अनुभव में हम हमारे जो है इंद्रियों का प्रयोग, अनुमान में कभी अनुमान सही भी होता है लेकिन अनुमान कभी कभी गलत हो जाता है। अनुभव जल्दी गलत नहीं होता है हम लोगों का। क्लियर है? जी सर। अनुमान कहा गया? सॉरी, अवयव की बात कर रहे हैं ना। अवयव क्लियर हो गया सबको? हाँ, तो ये अनुमान के आधार पे ही है ना सर अवयव। हाँ, कह रहे कि अनुमान की प्रक्रिया, मतलब जो कोई भी अनुमान हम लगाते हैं, अनुमान की प्रक्रिया में जितने भी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? अनुमान बोलते हैं। अब यहाँ पर अनुमान, जब कभी अनुमान लगाते हैं तो अनुमान में कुल मिलाकर 5 अवयव पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 5 अवयव हम लोग देखने को हम लोगों को मिलता है। क्लियर है सर? बोले सर इसमें मतलब अनुमान के समय जो हम शब्द यूज करते हैं उसको अवयव बोलते हैं। बिल्कुल 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 ठीक है। अवयव मींस क्या होता है? एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को यूज करें ना, मेंबर ऑफ सिलोजिज्म की बात कर रहे हैं कि मतलब उसमें जैसे आपने बोला कि जब कभी कोई हम अनुमान लगाते हैं, अनुमान लगाते हुए जिन जिन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो सब अवयव कहलाते हैं। क्लियर? बिल्कुल सही बोला है नेहा ने। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं तो नेक्स्ट आता है आपका तर्क। तर्क से तो सभी लोग भली भांति संबंधित है कि यदि किसी बात को साबित करना होगा
तो उस बात को साबित करने के लिए तब उसके उल्टे या उसके सही जो है बातों को हम बताएंगे, उसकी अप्रामाणिकता को दिखलाते हुए इसके तर्कों के आधार पे उसकी बातों का हम खंडन करेंगे, तो वही हमारा तर्क कहलाता है। ठीक है, मतलब किसी भी बात को हम अपने बातों से उनकी बातों को काट दें, वही काटना आपका तर्क कहलाता है। तर्क के बाद आपका आता है क्या? निर्णय। निर्णय का मतलब होता है सेटलमेंट। सर यहाँ तो बोले सर यहाँ तो काल्पनिक तर्क की बात की गई है, तो वो सिर्फ विचार होगा ना हमारा अब ये कि हम बताओ, कल्पना कर रहे हैं, बना रहे हैं। आप जैसे अपने घर में हो और आपने जो है उस समय देखा कि आपके भाई ने कुछ ना कुछ निकाल लिया या खा लिया वहां से, और आपकी मम्मी आई और दोनों को डांटने लगी और कहा कि ये भाई ने भी खाया है, और भाई कह रहा नहीं मैंने नहीं खाया, दीदी ने खाया है, तो क्या आपके पास प्रमाण है? वो तो सिद्ध कर भी देगा कि हल्का सा आपके चेहरे पे या कुछ या आपके बिस्तर पे आपके पास कुछ छोड़ देगा, कहेगा देखिए दीदी ने ही तो खाया है, मैंने थोड़ी खाया। तो वहां पर जो जो साबित कर ले जाए अपनी बात को, वही तो है। कुल मिला के यहाँ पे क्या हुआ है? हाइपोथेटिकल रीजनिंग है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोथेटिकल पहले से अजम्पशन बना लेते हैं हम लोग। अब ये सही है कि नहीं है, जब ये वहां पर पहुंचते हैं तब जाके हमको पता चलता है। ठीक, क्लियर? अब बात आती है निर्णय की। निर्णय को हम सेटलमेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसमें कहा गया कि निश्चित ज्ञान को ही, जो निश्चित ज्ञान होगा हमारा, उसी को निर्णय कहा जाता है। निर्णय को अपनाने के लिए संशय का त्याग करना आवश्यक हो जाता है। क्लियर? निर्णय को लेने के लिए क्या होता है? ठीक है, अब निर्णय की बात होती है सेटलमेंट। हाँ, सेटलमेंट में हम कह सकते हैं जैसे गांव है, गांव में पंचायत बैठती है ना, पंचायत जब बैठती है तो सही और गलत का जो फैसला करती है, निर्णय करती है, वही जो है आपका निर्णय कहलाता है। सही और गलत का जो फैसला करता है कि क्या चीज सही है, तो वो सेटलमेंट करते हैं ना, समझो या तो समझौता कर लो भाई, सही और गलत देखा कि दोनों पक्षों की कुछ कुछ गलतियां हैं। जब दोनों पक्षों की कुछ कुछ गलतियां हैं तो ये होता है कि उनका भाई दोनों लोग अपने आपस में हाथ मिला लो और यहीं पर बात खत्म कर दो, तो यही आपका सेटलमेंट हो जाता है। ये आपका, ठीक है, यही आपका सेटलमेंट हो जाता है। क्लियर? अब यहां पर बात आती है वाद। वाद का मतलब होता है डिस्कशन। डिस्कशन का मतलब होता है कि विचारों को, मतलब कुल मिला के विचारों को ही कहा गया है। अब इसमें क्या कहा गया विचारों में? जिसमें सभी प्रमाणों और तर्कों की सहायता से विपक्षी के निष्कर्षों को काटने का प्रयास किया जाता है। सामने जैसे आपने देखा होगा वकील होता है ना, दो वकील होते हैं आपस में, तो एक दूसरे की बात को काटते हैं, तो वहां पर क्या होता है? वाद होता है, डिस्कशन होता है। डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन में जो बात सही होगी, 5 लोग बैठे, 5 लोगों में 3 लोगों की बात अगर सही है, 2 लोगों की बात गलत है, तो 3 लोगों का वोटिंग ले ली जाएगी और 3 लोगों की बात को आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो वो आपके डिस्कशन होता है। ये ऐसे डिस्कशन यहाँ पर चलते हैं। फिर हम आते हैं डिबेट करना। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब जल्प क्या होता है? जल्प का मतलब होता है जीतने की अभिलाषा के लिए जितने भी प्रकार के हम लोग तर्कों का प्रयोग करते हैं, उसको जल्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल्प। मतलब जीतने के लिए, अब किसी भी प्रकार भी जीते, तो जीतने के लिए जो भी हम यूज करते हैं उसको जल्प कहा गया है। ठीक है, तक हम लोग लड़ाई जल्प पूरा समझ में आ गया होगा सबको। जल्प का मतलब होता है जीतने के लिए जो भी हम तर्क लगाते हैं, वही तर्क आपके जल्प कहलाते हैं। इसमें वाद प्रतिवाद भी होता है। इसमें उद्देश्य भी, कुल मिला के विजय को ही सिरोधार्य करना ही आपका कहलाता है। ठीक है सर स्टार्टिंग में आपने इसका बताया था कि झगड़ों से दूर रहना। हाँ, झगड़ों से दूर रहने के साथ साथ इन्होंने बोला कि किसी न किसी प्रकार से आपको जीतना है। वहां पे शब्द पूरे नहीं मिल रहे थे, इसलिए वहां पर एक शब्द बता दिया था। यहाँ पे वार्निंग का मतलब होता है कि झगड़े करके या किसी भी तरीके से आप अपने आप को विजयी बनाओ। कुल मिला के विजयी बनाने की बात है। यहाँ पर ज्ञान की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इनका उद्देश्य ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, बल्कि ज्ञान प्राप्त करने के बजाय विजय को प्राप्त करना है। यहाँ पर नॉलेज को नहीं, केवल विजय को प्राप्त करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर ये है आपका। फिर इसके बाद आता है आपका वितरण। वितरण में क्या कहा गया था?
वितरण में ये कहा गया कि यह भी केवल जीतने के उद्देश्य में अपनाया जाता है, जिसमें प्रतिवादी या जो प्रतिरोधी होते हैं उनके विचारों को काटने की चेष्टा करी जाती है या कोशिश करी जाती है। ठीक है, अब इसमें होता क्या ये जान लो। इसमें होता ये है कि जब कभी इसमें जो वितरण में होता है, हम अपनी अच्छाइयों को नहीं बताते बल्कि केवल दूसरों की बुराइयों को ही हम बताएं। जब कभी हम दूसरों की बुराइयों को ही केवल बताते हैं तो वितरण कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? वितरण कहलाता है। वितरण में मुख्य रूप से होता है कि हम अपनी अच्छाइयों को नहीं बताते हैं, दूसरों की बुराइयों को बताकर उसको हरा देते हैं और हम जीत जाते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान की बात नहीं होती, यहाँ पर विजय की बात होती है, जबकि यहाँ पर भी विजय की बात होती है। मतलब कुल मिला के यहाँ पर भी जीतने की बात होती है, यहाँ पर भी जीतने की बात होती है। ज्ञान या नॉलेज की बात यहाँ पर नहीं करते हैं। क्लियर? अब आती है हेत्वाभास। हेत्वाभास क्या होता है? हेत्वाभास होता है प्रत्येक अनुमान हेतु पर निर्भर रहता है। यदि हेतु में कोई दोष हो तो अनुमान भी दूषित हो जाता है। हेतु के दोष को हेत्वाभास कहा गया। अगर हम साधारण भाषा में अगर इसको बोलें कि अनुमान के दोष को, मतलब अनुमान में जो भी कमी रहती है, अनुमान में जो भी कमी आपको दिखेगी उसको ही हम क्या कहेंगे? हेत्वाभास कहेंगे। साधारण भाषा में या एक लाइन में हम यही कह सकते हैं इसको कि अनुमान में किसी प्रकार का जो कमी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हेत्वाभास कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट कि अनुमान में किसी प्रकार की कमी होगी तो हम उसे हेत्वाभास कहेंगे। अनुमान मैंने लगाया, मान लो पुराने अनुमान में, मान लो पहले अभी हमें लगा कि हाँ मेरा अनुमान तो वो था, कुछ समय बाद याद है ना, अरे नहीं उस अनुमान में तो थोड़ी सी एक चीज हम भूल गए, ये ऐसे चीजें वो चीजें लिखनी थी, तो वहां पर जो गलती हुई उसी को हेत्वाभास कहते हैं। ठीक है, अनुमान में जो कमी होगी उसी को हेत्वाभास कहा गया। अब छल क्या होता है? छल का मतलब होता है किसी व्यक्ति की कही हुई बात का अर्थ बदलकर उसमें दोष संकेत करना, मतलब उसकी एग्जाम्पल को गलत तरीके से लेकर हमें बताना, उसकी बातों को घुमा फिरा कर करना। जैसे आप देखते होंगे टीवी सीरियल्स में जो आते हैं ना, सास बहू के झगड़े लगाने वाली चीजें, तो ये सब छल होते हैं। एक सामान्य छल होता है और एक उपचार छल होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में अगर हम कहें कि एक व्यक्ति ने कि कहने का अर्थ है कि रमेश के पास एक नया कंबल है। अब कुछ लोग इसके विपरीत में बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि रमेश जो है कि नव का अर्थ हो गया नया ना लेकर नव, नया अर्थ है नया। यहाँ पर बोला कि रमेश पर नया कंबल है, अब नया का यहाँ अर्थ कुछ और लगा लिया कुछ लोगों ने कहा कि नया नहीं नव कंबल है यहाँ पर। अब बेचारा रमेश के पास तो एक ही कंबल है, जबकि उसके आसपास लेटे हुए लोग कह रहे नहीं तुम्हारे पास 9 कंबल है, 8 कंबल तुम और दो, हमको दबा के रखे हो कहीं। अब उसी को उसको मारने लगे, पीटने लगे, तो ये छल के वजह से रमेश मार खा गया। तो ये सामान्य छल भी होते हैं और उपचार छल भी होते हैं आपके। क्लियर? हेलो जी सर। क्लियर? इसके बाद फिर आता है आपका जाति। जाति में क्या होता है? जाति में भी जो छल की तरह, यह भी एक जाति में भी कुल मिला के कह सकते हैं ये छल की तरीके ही होता है। इसमें होता क्या है फिर? इसमें होता है समानता और असमानता के बीच जो कमियां दिखाई देती हैं, जो दोष दिखाई देते हैं, उसी को हम लोग जाति कहते हैं। जाति में समानता और असमानता दिखलाई जाती है। ठीक है, इसको इसी तरीके से लेंगे कि जाति में समानता और असमानता जो दिखाते हैं उसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। जब समानता और दो लोगों के बीच में डिफरेंस दिखाएंगे तो डिफरेंस दिखाने को ही हम लोग जाति कहते हैं। क्लियर? जी सर। अब आता है निग्रह स्थान। निग्रह स्थानवाद क्या? निग्रह स्थान में होता है कि वाद विवाद के सिलसिले में जब कभी भी ऐसी स्थिति पहुंच जाते जहां पर उसे हार माननी पड़ती है तो वह निग्रह स्थान कहलाता है। मतलब हार मानने वाले पे पॉइंट ऑफ डिफीट, मतलब जब कभी हम अपने आप को डिफीट नहीं कर पाते, अपने आप को नहीं संभाल पाते और हम जब हार जाते हैं तो उसको हम कहते हैं निग्रह स्थान। इसको दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हैं? दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पराजय के स्थान को ही निग्रह स्थान कहा गया है। किसको? एक लाइन में बोलेंगे, पराजय के स्थान को ही निग्रह स्थान
कहा गया है। ठीक, निग्रह स्थान के दो कारण हो सकते हैं, इन्होंने दो कारण बताए। कौन से दो कारण? एक गलत ज्ञान होता है और दूसरा अज्ञान होता है। क्या होता है? एक गलत ज्ञान होता है और दूसरा अज्ञान होता है। क्लियर यहाँ पर इतने पॉइंट सभी को बताइए। जी सर। ठीक, ये 16 के 16 पदार्थ थे जो कि मेटाफिजिक्स से रिलेटेड थे। इसकी बात हम लोगों ने कर ली। कल की डेट पे हम लोग प्रमाण से रिलेटेड और प्रमेय से रिलेटेड बातें करेंगे, जो कि कल की क्लास, कल संडे है, देखते हैं क्लास हो पाती कि नहीं हो पाती, क्योंकि एनसीसी के सर मंडे को। हाँ मंडे को करेंगे। कल जो एनसीसी वाला भी एग्जाम ना है बच्चों के हमारे, तो वहां पर मुझे जाना रहेगा ना, तो शाम तक भी हम बिजी हो जाएंगे वहां पर, तो इसलिए अब कल नहीं परसों लेते हैं क्लास हम लोग। ठीक है, चलिए सभी को समझ में आ गई ना सब कुछ? हाँ बोले। जी सर, उसमें आपने जो बताया नहीं था इस्लाम धर्म में खलीफा का, हाँ शाहरुख, सर उसमें जैद का कहीं जिक्र नहीं किया गया। हमने एनसीईआरटी किसका की किसका? बुक में देखा था, उसमें सर जो 4 खलीफा थे पहले पे जिब्राइल। नहीं सर, खलीफा की बात कर रहा हूँ। हाँ खलीफा खलीफा हम्म। जी, जिसे जैद की बात राशिदुल नहीं कहा करी, गया है। जैद 4 थे, जैद जो है हमने बताया था ना उसमें कि जैद की बात, क्योंकि जैद नौकर जो है मोहम्मद साहब के ही यहाँ काम करते थे, तो उन जैद को भी वहां पर रखा गया था। क्यों? क्योंकि जो भी कहानियां बताते थे, जो भी उनको मिलता था मोहम्मद साहब को ज्ञान, उसमें रखा गया है जैद को। जैद